हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारे सीटेट एग्ज़ाम, टेट एग्ज़ाम एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। बेसिकली सीटेट एग्ज़ाम जो हमारा 25 में होने वाला है, उसके लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी सीटेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं या एसएसटी में अच्छे मार्क लाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। क्या, कब, कहाँ और कैसे, व्हेन, वेयर एंड हाउ। आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, इसमें कब, कहाँ और कैसे का मतलब हमारे अतीत में कब क्या था, कहाँ था और कैसे था। हमारे अतीत के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में कि हमारे अतीत में क्या, कहाँ और कैसे था। जो कुछ भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल थी हमारे अतीत, हमारे एंशिएंट टाइम में, वो कैसी थी। आइए हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करते हुए इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, आइए देखते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों का मतलब शिकारी, अर्थात जो शिकारी करते थे प्राचीन समय में, उनको आखेटकों के नाम से जाना जाता था। पशुपालकों, कृषिकों, शासकों और व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते या फिर कौन से गीत गाते थे, गुनगुनाते थे, कैसे रहते थे। इस लाइन से तात्पर्य, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यही है कि हम अतीत के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम कैसे पता कर सकते हैं उस समय के बच्चे कैसे, कौन से गेम खेला करते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, वो कैसे नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा दूसरा टॉपिक, यहाँ लोग कहाँ रहते थे। एक पहला टॉपिक अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं, दूसरा लोग प्राचीन समय में कहाँ रहते थे। क्लियर। आइए देखते हैं लोग प्राचीन समय में कहाँ रहते थे। मानचित्र, अभी हम आगे आप लोगों को मानचित्र मैप के माध्यम से समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे पहले का था सब। कई लाख वर्ष पहले से लोग नदी के तट पर रहते थे। ये देखिए इम्पोर्टेंट लाइन, प्राचीन समय में लोग कहाँ रहते थे, प्राचीन समय में लोग नदी के तट पर रहते थे। क्लियर। अब यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। जो लोग नदी के किनारे रहते थे, कई साल पहले प्राचीन समय में नदी के पास रहते थे, तो वो अपने जैसे वहाँ रहते थे तो वहाँ खाने पीने या फिर वो सब अपनी व्यवस्था किया करते थे। किसके माध्यम से, जंगल के माध्यम से, जंगल के फूल फल या शिकारी के माध्यम से अपने खाने का व्यवस्था किया करते थे। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले जौ तथा गेहूं जैसे फसलों का उपजाना आरंभ किया है। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों पे लोग
क्या उगाना शुरू किए? ये सीधे एग्ज़ाम में, हमारे सीटेट एग्ज़ाम में आता है। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पे सबसे पहले क्या लोग उगाना शुरू किए? सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल उगाना शुरू किए। लोग वहाँ रहते थे और वहाँ उस पहाड़ी पे सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसल उगाना शुरू किए। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशु को पालतू बनाना शुरू किया। उन्होंने गेहूं और जौ फसल का शुरुआत किया। फिर भेड़ और बकरी, बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्वी में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगा। ऐसे कुछ अन्य क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। क्लियर हो गया कि जौ तथा गेहूं सबसे पहले किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों पे उगाया जाता था। और हम बात करेंगे चावल का, तो सबसे पहले चावल कहाँ उगाया जाता था? विंध्य के उत्तर में। सबसे पहले चावल विंध्य के उत्तर में उगाया जाता था। क्लियर है? अब आइए हम मैप देखते हैं। ये मैप, ये विंध्य की पहाड़ियाँ, यहाँ क्या उगाया जाता था? विंध्य की पहाड़ियों पे सबसे पहले यहाँ चावल उगाया जाता था। और किरथर और सुलेमान ये इधर है, इधर गेहूं और जौ। किरथर सुलेमान में गेहूं, जौ, और हिंद की पहाड़ियों में चावल। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए, हमने मानचित्र अभी देखा, मानचित्र 1। तो आइए हम जानते हैं मानचित्र 1 के माध्यम से हमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ हमें क्या क्लियर करना है। अब यहाँ दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोस देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्लियर? अब आइए फिर स्टार्ट करते हैं। इधर मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायता नदियों का पता लगाओ। हमने पता लगाया अभी। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग सहायक नदी मतलब जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, वहाँ उसको हम क्या कहते हैं? सहायक नदियाँ। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायता नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ दो नदियाँ आपस में मिली, तब क्या हुआ? यहाँ कुछ आरंभिक नगर बसाए गए और गंगा समुद्र के निकटवर्ती में किस नगर का विकास हुआ? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ये प्रश्न है, आइए देखते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। जो भी गंगा के आसपास दक्षिण के क्षेत्र में जो भी क्षेत्र था दक्षिण के क्षेत्र में, उन्हें हम मगध नाम से जानते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? अब इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई। जो मगध के राजा थे, जो शासक थे, शासक से तात्पर्य राजा का है, वो बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की। आइए देखते हैं उस विशाल राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्सों से दूसरे हिस्सों तक यात्रा की
कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण। प्राकृतिक आपदाओं से तात्पर्य जैसे भूकंप या फिर वहाँ के शिकारी ख़त्म हो जाया करते थे, शिकार करके लोग खा जाते थे, वहाँ के फल और फूल ख़त्म हो जाते थे, तो लोग क्या करते थे, अपना रह बसाव एक जगह से दूसरी जगह हटा के कर लेते थे। ठीक है। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए भी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों पे अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा कस्बे में जाया करते थे। जो धार्मिक गुरु होते थे उन प्राचीन समय में, वो भी शिक्षा देने एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक गांव से दूसरे गांव में जाया करते थे। कुछ लोगों ने नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। जैसे लोग कुछ खोजने के लिए या फिर कुछ उनको ज़रूरत पड़े, इस वजह से भी यात्रा किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। यहाँ जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो क्या वहाँ जाते थे, वहाँ के लोगों का विचार जानते थे, वहाँ के लोग क्या रहते कैसे हैं, कैसे क्या पहनते हैं, किस चीज़ को मानते हैं, इस चीज़ का भी उन्होंने पता लगाया एक जगह से दूसरी जगह जाकर। अब आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आज लोग यात्राएं कैसे करते हैं। प्राचीन समय में लोग यात्राएं कैसे करते थे ये हमने जाना। अब हम जानेंगे कि आज के समय में लोग यात्रा कैसे करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र वन को देखें। अभी हमने मानचित्र वन देखा, उसमें पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्रकृति सीमा का निर्माण करते थे। हालांकि लोग के इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बारे में कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों को इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष पहले लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते थे। लोग जाते थे एक दूसरे के पास, वहाँ से लोग क्या करते थे, पत्थर को तराशते थे, संगीत रचते तथा उनके जैसे जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ भोजन को जानते थे कि लोग कैसे बनाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे क्या करते हैं। आइए अब हम जानेंगे देश का नाम। इसमें है अपने देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे हमारे देश भारत देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ओके, जिसे संस्कृति सिंधु कहा जाता है। क्लियर है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंध को अथवा इंदोस को इंदस और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृति की आरंभिक अर्थात लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। क्लियर है। अब हम अतीत के बारे में कैसे जानें। अब आपके मन में हो रहा होगा कि अतीत के बारे में मतलब प्राचीन के बारे में हम कैसे जानें। उससे पहले अतीत के बारे में जानने से पहले एक यहाँ छोटा सा पॉइंट है, आइए हम इसको भी देखते हैं। ताड़पत्र से बनी पांडुलिपि एक
पृष्ठ, ये आपने देखा, ये क्या है, ये ताड़पत्र है। इस पे ये ताड़पत्र है जो कि पांडुलिपि में लिखी गई है। ठीक है, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई है। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्से को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज की पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। जैसे ये पांडुलिपि है, इसकी किससे बनी है, भुर्ज पेड़ की छाल से बनी है। क्लियर है। अब आइए अतीत के बारे में हम कैसे जानें। अतीत के बारे में जानकारियाँ हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना या पढ़ना। जैसे प्राचीन समय में जो पुस्तकें लिखी गई उनको हम लिख के पढ़ के अतीत के बारे में जान सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है। ये पांडुलिपि क्यों कहा जाता है, जिसको अपने हाथ से प्राचीन समय में लोग लिखा करते थे, इसीलिए इसे हम पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेज़ी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है। मेनू जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी जाती थी। क्लियर है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपि को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी। फिर भी ऐसी पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि सभी के प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखी हुई मिलते हैं, जबकि अन्य प्रकृति और तमिल में हैं। प्रकृति भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। क्लियर है। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख अथवा पत्थर अथवा जैसी धातु अपेक्षाकृत कठोर सतहों का उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनकी पालन कर सके। जैसे कुछ राजाएं प्राचीन समय में अपने विजय को या फिर अपने जंग वो जीता करते थे, उनको इसी पत्थर पे लिखवा दिया करते थे ताकि लोग उन पत्थरों के माध्यम से पढ़ के उनकी विजय के बारे में जान सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते थे जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष भी अपने कार्यों की विवरण उत्कीर्ण करवाते थे। उत्कीर्ण करवाने से तात्पर्य वो अपने राजा और रानियों तथा पुत्र पौत्रियों का भी अभिलेख इस पत्थर पे करा दिया करते थे। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयाँ अर्जित विजयों का लेख जोखा। जैसे हमने बताया अभी, जब शासक युद्ध किया करते थे तो अपने जीत का विवरण इस लेख पे लिखवा दिया करते थे। अब आइए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लगभग 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया है। इस शासक के विषय को तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। यही देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग अभी इसको पढ़ रहे हैं शॉर्टली और फिर चैप्टर 8 में इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानियों तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। क्लियर है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत से बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारें, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, देखिए प्राचीन समय का क्या है, मटका पात्र है तथा सिक्के के प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे।
इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातुओं से बनी होती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले थे। देखिए ये धातु से बनी हुई है, ये क्या होगा, कभी जो खराब नहीं होगा। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। इन्हें वह जानने में भी मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो जले हुए रूप में बचे रहते क्या? पुरातत्वविदों को बंधुआ कपड़े के अवशेष मिलते होंगे। आइए देखते हैं। पांडुलिपि, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रातः शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक अतीत एक है या अनेक। क्लियर? अब आइए इसको जानेंगे। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक में हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? जैसे कब, कहाँ और कैसे, यही बोल रहा है। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए कहा गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न है। जैसा कि हम आज देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाज का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल को संग्रह अर्थात इकट्ठा करते हैं। इसकी विपरीत शहर में रहने वाले खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य वस्तुओं पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। जैसा कि आज जैसे डिफरेंट कल्चर्स हैं, वो हमारे अतीत में भी अलग अलग तरह के लोग अलग अलग जगह रहते थे, अलग अलग प्रकार के भोजन किया करते थे। इसके अतिरिक्त यह अन्य का भेद है। आइए अब नेक्स्ट, तिथियों का मतलब। तिथियों मतलब दिन कह सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि ईसा मसीह के जन्म दिवस से तात्पर्य। इसमें एडी और बीसी। एडी से तात्पर्य है एनो डोमिनी और बीसी से तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट। एडी एंड बीसी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, जो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय था, और ईडी का मतलब एनो डोमिनी, जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। क्लियर है? अब आइए इतिहास की तिथियाँ। ये देखिए, इसी प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बताया जा रहा है। एक बार देख लीजिए। कृषि का आरंभ 8000 वर्षों पूर्व प्रारंभ हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 2700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। क्लियर है? ऐसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर भी क्लियर करेंगे। थैंक यू।